गुड मॉर्निंग। आज अपन जो कल अपन ने पढ़ा था पृष्ठीय रसायन चैप्टर, उसी से आगे चलते हैं। उससे पहले कल अपन ने जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं, उसके बारे में आगे चलेंगे। फिर उसके बाद कल अपन ने पढ़ा था पृष्ठीय रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृष्ठ या सतह से संबंधित सभी गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन संक्षारण, उत्प्रेरण, अधिशोषण, कोलाइड्स, इनका अध्ययन अपन करते हैं। फिर अपन ने बात की थी अधिशोषण की। अधिशोषण क्या होता है? किसी भी पदार्थ द्वारा अन्य पदार्थ को अपनी सतह पर धारण करना, ये क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण एक पृष्ठीय या सतही घटना होती है। इसमें वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण की घटना होती है उसको अपन अधिशोषक कहते हैं, और जिसका अधिशोषण हो रहा है उसको कहते हैं अधिशोष्य कहते हैं। ठीक है, फिर अपन ने इसके बारे में आगे अपन ने बात की थी कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, और इस प्रक्रम के दौरान क्या होती है, जो आपके तनाव में कमी आती है। ठीक है, और फिर अपन ने बात की थी इसके ऊष्मागति की पहलू की बात की थी। तो अगर कोई भी प्रक्रम है उसको स्वतः होने के लिए डेल जी का मान क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो जो अधिशोषण की घटना होती है उसमें एंथैल्पी में कमी होती है, और साथ में क्या होती है? एंट्रोपी में भी कमी होती है। सामान्य ताप पर अगर अपन बात करें तो दोनों कमियों में से एंथैल्पी में होने वाली कमी ज्यादा होती है, उस कारण अपन कह सकते हैं कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। फिर अपन ने इसके बाद में बात की थी अधिशोषण के प्रकार की बात की थी। प्रकार के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि अधिशोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो होता है भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? इसमें अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य क्या होता है? दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल पाया जाता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? रासायनिक बंध बनता है जिसमें मुख्यतः आयनिक बंध होता है। भौतिक अधिशोषण क्या होता है? उत्क्रमणी प्रकृति का होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? अनुत्क्रमणी प्रकृति का होता है। भौतिक अधिशोषण की मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मान 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल के आसपास होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मान क्या होता है? 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल के आसपास होता है। और फिर उसके बाद में अपन ने बात की थी मोलर अधिशोषण ऊष्मा की। मोलर अधिशोषण ऊष्मा की कि एक मोल पदार्थ का अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण होने पर जो ऊष्मा मुक्त होती है उसको मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। यहां पर थोड़ा मैं करेक्शन कराना चाहता हूं, कल गलती से क्या था कि मोल प्रति लीटर लिख दिया गया था, लीटर, उसको आप करेक्शन कर लेना अपनी कॉपी में। यहां मोल प्रति लीटर नहीं था, किलो जूल प्रति मोल है, ये सही है, इसको आप काट देना, ये सही कर लेना। ठीक है, आगे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये भूलवश हो गया था ऐसा, तो उसको आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। फिर अपन ने बात की थी कि जो अधिशोषण है उस पर कौन कौन से कारक से वो प्रभावित होता है। सबसे पहले अपन ने बात की थी अधिशोषक पदार्थ की प्रकृति पर। अधिशोषक पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अधिशोषण की क्षमता ज्यादा होगी। अपन ने खुरदरी और सपाट सतह के उदाहरण से इसका अपन ने पढ़ा था कि खुरदरी सतह में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है, जिसके कारण अधिशोषण ज्यादा होता है। फिर उसके बाद में अपन ने बात की थी अधिशोषक पदार्थ की प्रकृति पर। यदि अधिशोष्य पदार्थ आपके गैस है तो ऐसी गैस है जिनका क्रांतिक ताप उच्च है आसानी से अधिशोषित हो जाती है, जबकि जिनका क्रांतिक ताप कम है वो क्या होती है? थोड़ी धीमी गति से अधिशोषित होती है, कम मात्रा में अधिशोषित होती है। फिर अपन ने बात की थी ताप के प्रभाव की। ताप के प्रभाव के अंतर्गत अपन ने बात की थी कि भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर क्या होता है? अधिशोषण की मात्रा में कमी आती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? ताप बढ़ाने पर प्रारंभिक थोड़ा सा ताप क्या करता है, जो अभिक्रिया के क्या है कि पुराने बंधों को तोड़ने के काम आता है, इसलिए उनका अधिशोषण की मात्रा थोड़ी देर तो बढ़ती है, फिर नीचे इसके मान में कमी आने लग जाती है। फिर अपन ने उसके बाद में बात की दाब के प्रभाव की। दाब के प्रभाव को अपन समतापी वक्र के द्वारा समझाते हैं, और यहाँ पर अपन ने फ्रेंडलिच का समतापी वक्र लिया था। फ्रेंडलिच नामक वैज्ञानिक ने जो गैस के अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य ग्राफ गणितीय समीकरण प्रस्तुत किया, और उसमें क्या है कि बताया कि दाब की मध्यम स्थिति पर क्या होता है? गैस के अधिशोषण की मात्रा उस पर लगने वाले दाब के घातांक पर निर्भर करती है। और इसी से अपन ने फिर आगे जाके क्या निकाल लिया था? इसकी जो आपके समीकरण निकाला था,
और फिर इसकी लॉग फॉर्म लेके अपन ने आगे कर लिया था, और ये अपन ने कल पढ़ा था इसके बारे में। फिर अपन ने पढ़ी थी इसके बाद कि अधिशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो अधिशोषण के उपयोग अपन ने पढ़े थे। फिर उसके बाद में कि पहला उपयोग अपन ने बताया था गैस मास्क में। गैस मास्क भी अधिशोषण के सिद्धांत पर काम करता है, जो क्या करता है, हानिकारक गैसों को अपने शरीर में आने से रोकता है। फिर अपन ने उसके बाद में इसका उपयोग पढ़ा था कि गैस मास्क के अलावा अपन ने उपयोग पढ़ा था कि पदार्थ को विरंजक करने में भी इसका उपयोग करते हैं। विरंजक करने में ऐसे कि जो चीनी का विलयन होता है वो क्या है, उसको कलर, उसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती है कलरफुल, उनको पृथक करने में भी ये काम आता है। उसके अलावा फिर अपन ने बात की थी कि निर्वात उत्पन्न करने के लिए अपन चारकोल का उपयोग करते हैं मुख्यतः। इसके अलावा उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण भी अधिशोषण के सिद्धांत पर ही काम करता है। फिर अपन ने बात की थी कि आयन विनिमय विधि होती है, जहाँ पर क्या है कि जो कठोर जल को मृदु किया जाता है उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे करके अपन ने अधिशोषण की बात कर ली थी। यहाँ तक अपन ने अधिशोषण की बात की थी। उसके बाद में अपन ने आगे चलते हैं। एक टॉपिक छोटा सा इसमें रह गया था, अवशोषण रह गया था। कई बार क्या अधिशोषण और अवशोषण में अंतर पूछ लेते हैं, तो ये अवशोषण एक बार आप देख लीजिए। अवशोषण क्या होता है कि ये एक, सबसे पहली बात तो अवशोषण क्या है, स्थूल घटना होती है। स्थूल घटना होती है अर्थात ये पूरे विलयन में क्या होती है, समान रूप से होती है। इसको अपन एक साधारण से उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपने एक पात्र लिया, पानी लिया, और इसके अंदर आपने क्या कर दी, थोड़ी सी जो आपके इंक डाल दी। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये क्या होगी, पूरे विलयन में फैलता जाएगा। प्रारंभ में इसके फैलने की गति अधिक होगी, फिर उसके धीरे धीरे उसके फैलने की गति कम हो जाएगी। तो अवशोषण क्या होता है, एक स्थूल प्रक्रम होता है जो प्रारंभ में तो इसकी गति बहुत तेज गति से होती है और पूरे विलयन में समान रूप से होता है, और धीरे धीरे इसकी गति मंद होती जाती है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जलवाष्प का अवशोषण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जो कैल्शियम क्लोराइड है उसके द्वारा जो जलवाष्प का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। तो कुछ अंतर अपन बात कर सकते हैं कि अधिशोषण एक सतह घटना है, जबकि अवशोषण क्या है, स्थूल घटना है। अधिशोषण केवल पृष्ठ और सतह पर ही होता है, जबकि ये पूरे विलयन में समान रूप से होता है। तो ये कुछ अपने इसके अंतर थे। तो ये बात अपन ने कर ली अवशोषण की। में अपन पढ़ते हैं, अगला टॉपिक आता है इसमें आपके कोलाइड्स, कोलाइड या कोलाइडी विलयन की बात करते हैं। आपके सिलेबस में इस बार उत्प्रेरण और एंजाइम को हटा दिया गया है। आपने सिर्फ इसको भी कोलाइड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। कोलाइड पढ़ने से पहले अपन को विलयन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। विलयन क्या होता है? विलयन सामान्यतः अपन बात करते हैं विलय और विलायक का मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अगर अपन आगे बात करें तो विलयन को विलय के कणों के व्यास के आधार पर निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है वास्तविक विलयन, दूसरा होता है आपके निलंबन विलयन, और तीसरा होता है आपके कोलाइडी विलयन। एक बार इतना आप लिखिए, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं वास्तविक विलयन की। वह विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होता है वास्तविक विलयन कहलाता है। यह विलयन विलय और विलायक का समांगी मिश्रण होता है। यह विलय और विलायक का समांगी मिश्रण होता है। इस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है या नगण्य रूप से पड़ता है। दूसरी बात करें, ये टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति भी नहीं दर्शाता। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। टिंडल प्रभाव क्या होता है, ब्राउनी गति क्या होती है, और इसे अपन साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसका नहीं हो सकता। साधारण फिल्टर पेपर से भी नहीं छान सकते और अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी इसको नहीं छाना जा सकता। तो ये अपन ने बात कर ली थी वास्तविक विलयन की। अब इसके बाद में अपन दूसरी बात करेंगे निलंबन विलयन की। निलंबन विलयन क्या होता है उसके बारे में अब अपन बात करते हैं। यानी वह विलयन
जिसमें विलय के कणों का आकार 10 की घात -4 सेंटीमीटर से अधिक होता है, और एक मिनट हेडिंग चेंज ही नहीं की, निलंबन विलयन अधिक होता है निलंबन विलयन कहलाता है। यह विलय और विलायक का समांगी मिश्रण होता है। अब देखिए, अब अगर बात करें इस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात करें, इसे साधारण फिल्टर पेपर से छान सकते हैं। अगली बात करें, इसे साधारण फिल्टर पेपर से छान सकते हैं और सामान्यतः इसे देखा भी जा सकता है। हाँ देखिए भाई, दूसरी बात की थी अपन ने निलंबन विलयन की। वह विलयन जिसमें विलय और विलय के वह विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10 की घात -4 सेंटीमीटर से अधिक होता है, निलंबन विलयन कहलाता है। यह विलय और विलय का विसमांगी मिश्रण होता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे विसमांगी मिश्रण होता है, ठीक है ना। यह विलय और विलय का विसमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। ये चीज़ एक बार थोड़ा ध्यान दे देना, पहले इसमें समांगी लिख दिया था गलती से, अब सही कर लिया, ठीक है ना। विसमांगी मिश्रण होता है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। अर्थात अगर आप देखोगे, सामान्यतः देखोगे कि ये थोड़ी देर बाद में पानी, अगर अपन मिट्टी डालें पानी के अंदर घोल के, तो थोड़ी देर बाद में मिट्टी बैठ जाती है, तो वो भी एक तरह के निलंबन विलयन का ही उदाहरण है। साधारण फिल्टर पेपर से अपन इसको छान सकते हैं और सामान्यतः इसे अपन आंखों से भी देख सकते हैं, और यह टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति दोनों ही नहीं दर्शाता है। तो ये निलंबन विलयन की अपने बात हो गई। अब उसके बाद में अगला चलते हैं और अपना मेन टॉपिक है कोलाइडी विलयन। लिख लिया होगा आप सबने, चलो। देखिए भाई, सबसे पहले एक थॉमस ग्राउंड नामक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने बताया था कि कोलाइड एक पदार्थ होता है, ठीक है। उन्होंने बताया कि ऐसे पदार्थ जो क्या है कि जंतु झिल्ली से पार नहीं होते, उनको उन्होंने कोलाइड नाम दिया, और जो पार हो जाते हैं उन्होंने क्रिस्टलाइड उसको नाम दिया। परंतु आगे जाके उनकी परिभाषा एक गलत साबित हुई। तो आजकल अपन कहते हैं कि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं, जबकि पदार्थ की एक अवस्था होती है। तो कोलाइड के बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। तो कोलाइडी विलयन की अगर अपन बात करें तो सामान्य सी परिभाषा क्या होती है, वह विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार कितना होता है, 10 की घात। देखिए भाई, तीसरा प्रकार अपन ने पढ़ रहे थे, वह विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10 की घात -7 सेंटीमीटर से अधिक होता है, जबकि 10 की घात -5 सेंटीमीटर से कम होता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। कोलाइडी विलयन क्या होता है, विलय और विलायक का एक तरह से विसमांगी मिश्रण होता है। अब कोलाइडी विलयन की कुछ विशेषता होती है। सबसे पहली विशेषता कि यह आपके ब्राउनी गति व टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ब्राउनी गति होती क्या है। देखो, आपने देखा होगा कि कई बार जैसे पदार्थ के अंदर छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण क्या होते हैं, अपने जो
जिस विलियन में उसमें लगातार इधर से उधर ऐसे टकराते हैं, तो ऐसी अनियमित गति को अपन क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। और ये इस गति के कारण क्या होता है, उस कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। दूसरी बात करते हैं टिंडल प्रभाव की। टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव जब आपने कभी बार देखा होगा, सुबह के जब सूरज की रोशनी आती है तो जो रोशनदान में एक तरह से अपन को उसकी रेखा सी दिखाई देती है, जिसमें जो मिट्टी के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो वही एक तरह से टिंडल प्रभाव है। तो उसके बारे में ये दोनों ही प्रभाव ये जो आपके कोलाइडी विलियन दर्शाते हैं। फिर उसके बाद में अपन बात कर सकते हैं कि साधारण फिल्टर पेपर के प्रति यह पारगम्य होते हैं, जबकि जंतु झिल्ली के प्रति अपारगम्य होते हैं। इन पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नगण्य होता है। ये इसके कुछ विशेष गुणधर्म अपन ने पढ़ लिए। यानी कोलाइडी विलियन आपके विषमांगी विलियन होता है। दूसरी बात, ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव दर्शाता है। साधारण फिल्टर पेपर के प्रति ये पारगम्य होता है, परंतु जंतु झिल्ली या आपने फिल्टर पेपर को क्या है थोड़ा सा परिष्कृत कर दिया तो उससे आप उसको छान सकते हो, जबकि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये कोलाइडी विलियन के कुछ गुण थे। अब अपन इसके बाद में कोलाइडी विलियन के प्रकार पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है कोलाइडी विलियन के प्रकार। तो कोलाइडी विलियन के प्रकार एक बार देखिए। कोलाइडी विलियन का वर्गीकरण करने से पहले अपन को थोड़ी चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कोलाइडी विलियन में जो अपन ये जो कोलाइडी विलियन है, इसमें क्या होगा कि जो आपके कोलाइडी विलियन के अंदर अपन को पढ़ने से पहले क्या होना चाहिए, एक पता होना चाहिए। जैसे विलियन है, विलियन को अपन क्या कहते हैं, विलय और विलायक। वैसे यहां पर जो आप कोलाइडी विलियन लोगे, कोलाइडी विलियन लोगे, उसके अंदर क्या होगा, विलय पदार्थ को तो अपन कहेंगे प्रक्षिप्त प्रवस्था और विलय को कहेंगे परिक्षेपण माध्यम। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। और फिर अपन उसको आगे जाके क्या है कि कोलाइड्स को आगे जाके भागों में वर्गीकृत कर देंगे। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कोलाइड के वर्गीकरण की बात करते हैं कि जो प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के कणों की भौतिक अवस्था के आधार पर भी अपन कोलाइडी विलियन को 8 भागों में बांट सकते हैं। वैसे तो गैस में गैस का एक नवा भी हो सकता था, परंतु गैस में गैस क्या होती है, समांगी प्रकृति की होती है, समांगी प्रकृति की होती है। इसके कारण इसको अपन कोलाइड में नहीं लेते, ठीक है ना। गैस में गैस का कोलाइडी विलियन कभी भी, गैस में गैस का विलियन कभी भी कोलाइडी प्रकृति का नहीं होगा। तो अब देखिए 8 प्रकार कैसे हैं, इनके उदाहरण पूछे जाते हैं आपके पेपर में। सबसे पहले जो अपन ने बात की थी प्रक्षिप्त प्रवस्था या विलय, या जो कम मात्रा में है, कम मात्रा में भी अपन इसको बदल सकते हैं, ये ज्यादा मात्रा में होता है। अब देखिए, ऐसा कोलाइडी विलियन जिसमें कि प्रक्षिप्त प्रवस्था यानी जो प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम की तुलना करें तो प्रक्षेपण माध्यम यानी ज्यादा मात्रा में आपके द्रव है, कम मात्रा में गैस है। तो ज्यादा मात्रा में कम है और ज्यादा मात्रा में द्रव है, कम मात्रा में गैस है, तो इसका सबसे ज्यादा उदाहरण होता है झाग, समुद्री झाग या आपके फैन होते हैं। तो इसमें जो साबुन का विलियन होता है, सोडा वाटर की बोतल होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ये इस प्रकार का कोलाइडी विलियन को अपन क्या कहते हैं, झाग या फैन कहते हैं। दूसरा इसका प्रकार होता है जिसमें प्रक्षेपण माध्यम या ज्यादा मात्रा में ठोस है और कम मात्रा में गैस है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है ठोस फोम होती है। जो समुद्र के किनारे क्या होते हैं कि कई बार क्या होते हैं, झाग बनते हैं और वो झाग सूख जाते हैं तो उसे समुद्री झाग बनते हैं, वो इसका उदाहरण होता है। इसके अलावा आपके केक है, केक या डबल रोटी के अंदर भी क्या होता है, बीच में क्या होता है, जो खाली स्थान होता है, गैप होता है, इसके कारण वो स्पंजी प्रकृति का होता है। इसके अलावा आपके रबर है, वो भी इसी का उदाहरण है। अगली अपन बात करें कि यदि प्रक्षेपण माध्यम गैस है, तीसरा चल रहा है सॉरी, यदि प्रक्षेपण माध्यम गैस है और प्रक्षिप्त प्रवस्था या कम मात्रा में द्रव है, तो ऐसा विलियन क्या होता है, ऐसे विलियन को अपन एरोसोल या वायुसाल कहते हैं। सोल कैसे लगता है, अगर आपके जल का विलियन है तो उसको बोल देते हैं हाइड्रोसोल, उसको क्या कह देते हैं, हाइड्रोसोल कह देते हैं।
हाइड्रोसोल कह देते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में वायु है तो उसको एरोसोल बोल देते हैं या वायु सोल को कह देते हैं। इस तरह से सोल अपन यहाँ पर लिखते हैं। तो अपन बात करें थे एरोसोल कहते हैं। एरोसोल का सबसे अच्छा उदाहरण है आपके द्रव कम मात्रा में और गैस ज़्यादा मात्रा में, तो सबसे अच्छा उदाहरण आपके कोहरा। कोहरे के अंदर क्या होता है, नमी या वाष्प की या मात्रा बहुत कम होती है, ऐसे धुंध है। कीटनाशक जो आप स्प्रे करते हो खेतों में, स्प्रे, वो भी इसी का उदाहरण है। कीटनाशक में कीटनाशक बहुत कम मात्रा में होता है जबकि उसके साथ वायु बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। इसका चौथा प्रकार था ऐसा विलयन जिसमें क्या है कि कम मात्रा में भी द्रव है, अधिक मात्रा में भी द्रव है, तो इसको अपन बोलते हैं पायस कहते हैं। पायस कहते हैं या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इमल्सन कहते हैं। जैसे दूध, दूध के अंदर क्या होता है, वसा और पानी का मिश्रण होता है। ऐसे तेल में अगर आप जल मिश्रण कर दें तो वो भी एक तरह से पायस का उदाहरण बनता है। अब अगला है पांचवा प्रकार है जिसमें क्या है कि प्रक्षेपण माध्यम या अधिक मात्रा में ठोस पदार्थ है, कम मात्रा में द्रव पदार्थ है। तो ऐसा विलयन जो इसमें अधिक मात्रा में ठोस है और कम मात्रा में द्रव है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है आपके जेल। जेली वेली आप टॉफी खाते तो वो इसी का उदाहरण है। इसके अलावा मक्खन, मक्खन भी इसका उदाहरण है। आपके जो जूते पॉलिश करते हो उसकी बूट पॉलिश, वो भी इसी का उदाहरण है। पनीर है आपके, वो भी इसी का उदाहरण है। तो इस प्रकार के में प्रक्षेपण माध्यम ठोस होता है जबकि प्रक्षेपण अवस्था द्रव होती है। अगले की अपन बात करें छठे प्रकार की, तो जिसमें प्रक्षेपण माध्यम क्या है आपके गैस है और प्रक्षेपण अवस्था क्या है ठोस है। तो ऐसा विलयन जिसमें प्रक्षेपण माध्यम ठोस है और कम मात्रा में तो ठोस है, ज्यादा मात्रा में गैस है। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका धुआं। जब आपके वाहन से धुआं निकलता है तो आप देखना साइलेंसर के आसपास क्या होता है, काला काला कार्बन जमा हो जाता है। तो उस धुएं में क्या होता है, कार्बन का एक तरह से वो विलयन बन जाए, कोलाइडी जो आपके क्या है कि इसमें सोल बनता है। तो इसके अंदर धुआं है। आंधी के समय क्या होती है, मिट्टी होती है, वो भी इसी का उदाहरण आ जाता है। अब अपन सेकेंड लास्ट की बात करें, ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें कि ज्यादा मात्रा में द्रव है और कम मात्रा में क्या है ठोस है। तो ऐसा विलयन आपके क्या कहलाता है, सोल कहलाता है। जैसे सोने का कोलाइडी विलयन, जो सोने का पानी बनाते हैं या सोने का साल बनाते हैं, तो उसी में सोने की मात्रा बहुत कम होती है जबकि उसके जो साथ में पानी होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो वो भी इसी का उदाहरण आ जाता है। विभिन्न प्रकार की धातुओं की आप कोटिंग करते हो तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें क्या है कि गैस क्या हो, प्रक्षेपण माध्यम के रूप में हो, और ठोस में ठोस का कोलाइडी विलयन, ऐसा जिसमें कि प्रक्षेपण माध्यम में भी ठोस है, प्रक्षेपण अवस्था में भी ठोस है, तो इसको ठोस सोल कहते हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज आते हैं। खनिज के अंदर कई प्रकार के खनिज आपस में मिले होते हैं। इसी तरह से आपके रंगीन जो पत्थर होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, जैसे रूबी है, रत्न है, अब ये इसी के उदाहरण आते हैं। इस तरह से अपन क्या है कि प्रक्षेपण अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के कणों की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडो को अपन 8 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इनका सीधा उदाहरण पूछा जाता है। ये सूखे फोम का उदाहरण आया हुआ है एक बार इस आपके ये मक्खन का उदाहरण, पनीर का उदाहरण, ऐसा उदाहरण आया हुआ है। रूबी रत्न का भी उदाहरण एक बार आया हुआ है। तो ये अपन ने इसका पढ़ लिया है। और गैस में गैस का कोलाइडी विलयन कभी भी नहीं बनता क्योंकि वो क्या है कि समांगी प्रकृति का विलयन होता है। ठीक है, देखो कोलाइडी विलयन के अगले वर्गीकरण का प्रकार है प्रक्षेप अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य क्या है कि बंधुता के आधार पर या आकर्षण के आधार पर, आकर्षण प्रतिकर्षण, उसके आधार पर अपन वर्गीकरण कर सकते हैं। इस आधार पर अपन कोलाइडी विलयन को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है द्रव स्नेही और दूसरा होता है द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। सबसे पहले बात करते हैं द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन क्या होता है। नाम से पता चल रहा है द्रव स्नेही। तो ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण या स्नेह पाया जाता है। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। जबकि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन क्या होता है, ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण
माध्यम के कणों के मध्य कोई आकर्षण नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता है। अब देखो, तो इनके बीच में आकर्षण पाया जाता है, इसलिए इसको अपन आसानी से घोलकर या मिलाकर बना सकते हैं। जबकि जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है, इसे बनाने हेतु विशेष विधियों का उपयोग करना पड़ता है। अब देखिए, ये क्या होता है, ये आपके उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होता है वो उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, जबकि जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होता है वो क्या होता है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। अब देखिए, जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य की मात्रा से प्रभावित होते हैं। अगर विद्युत अपघट्य की मात्रा ज्यादा मिला दी जाए तो स्कंदन होने लग जाता है। तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन का स्कंदन विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा से होता है, जबकि जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा से इसका स्कंदन हो जाता है। तो देख लीजिए, एक बार वापस पढ़ लीजिए। ऐसा कोलाइडी विलयन जिनमें प्रचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण पाया जाता है या स्नेह पाया जाता है, उनको द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं। स्नेह कह रहे हैं यानी आसानी से कोलाइडी विलयन बन सकता है। तो ऐसे अपन आसानी से घोलकर इसको बना सकते हैं। ये उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है और इसमें क्या होता है कि विद्युत अपघट्य की मात्रा अगर आप थोड़ी बहुत मात्रा डाल दो तो इसका स्कंदन नहीं होता, बहुत ज्यादा मात्रा पर ही इसका स्कंदन होता है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन क्या होता है, ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें क्या होता है, प्रचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के कणों के बीच में कोई आकर्षण नहीं होता। तो उनको बनाने के लिए फिर अपन को क्या है कि कुछ विशेष विधियों का उपयोग करना पड़ता है। दूसरी बात, ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, एक बार बन जाता है तो फिर उसको क्या है कि अलग नहीं कर सकते। विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाने पर भी इसका स्कंदन हो जाता है। अगले अंतर की बात करें तो जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होता है, द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें शांता का मान ज्यादा होता है। उसमें शांता का मान आपके क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, जो शांता का मान बराबर होता है, यानी प्रचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य शांता का मान क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और इसमें प्रक्षेपण माध्यम की क्या होती है, प्रक्षेपण कोलाइडी विलयन के प्रक्षेपण माध्यम की शांता का मान ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। इसमें जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है
के प्रक्षेपण माध्यम का पृष्ठ तनाव कम होता है और इसमें क्या होता है, ये बराबर होता है। अगली अगर अपन बात करें तो क्योंकि स्नेह है, स्नेह जहां होता है तो वो रिश्ता लंबे समय तक चलता है, तो ये क्या होता है, स्थायी प्रकृति का होता है, जबकि ये क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, तो देखिए एक मिनट थोड़ा सा इसको आप करेक्शन कर लीजिए। देखो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की जो शांता होती है, जो शांता का मान होता है वो प्रक्षेपण माध्यम से ज्यादा होता है, जबकि इसमें क्या होता है, बराबर होता है। शांता का मान क्या होता है, बराबर होता है। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है उसमें पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, प्रक्षेपण माध्यम से कम होता है। ये थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन कर लेना, बाकी ठीक है, ओके। अब इसके बाद वर्गीकरण का अगला प्रकार है जो आता है प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण परिक्षेपण प्रवस्था के कणों के आकार के आधार पर। देखिए इसको पहले एक बार समझ लीजिए, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे। इस आधार पर अपन कोलाइडी विलयन को 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों या प्रकारों में अपन बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है बहु आणविक कोलाइड, दूसरा होता है वहद आणविक कोलाइड, और तीसरा होता है संगुणित या सहचारी कोलाइड, इसे मिशेल भी कहते हैं। ये बात करते हैं, पहले बात करते हैं बहुआण्विक कोलाइड की। देखो ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें क्या होता है, कोलाइडी कणों, ऐसे विलयन जिनमें क्या होता है, प्रारंभ में जब आप कण लेते हो उन कणों का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है, परंतु जैसे आप इसको प्रक्षेपण माध्यम में घोलते हो प्रक्षेपण माध्यम में इन कणों को घोलते हो तो ये आपस में इनके कण क्या हो जाते हैं, गुच्छित हो जाते हैं। कई सारे कण क्या हो जाते हैं, गुच्छित हो जाते हैं और कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण कर लेते हैं, तो कह सकते हैं कि बहुआण्विक कोलाइड क्या होते हैं, वे कोलाइड जिनमें क्या होता है कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें प्रारंभ में कोलाइड जो कण होते हैं उनका आकार बहुत छोटा होता है, परंतु जैसे आप उपयुक्त विलायक या प्रक्षेपण माध्यम में इसको डालते हो तो इनके अणु आपस में क्या हो जाते हैं, गुच्छित हो जाते हैं, और गुच्छित होकर क्या कर लेते हैं, एक कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयनों को अपन क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सल्फर का कोलाइडी विलयन, एक मिनट, ठीक है सर। इसका उदाहरण आपके सल्फर का कोलाइडी विलयन और सोने या स्वर्ण का कोलाइडी विलयन। तो ये हो गया बहुआण्विक कोलाइड। अब बात आ रही है वैध आणविक कोलाइड। वैध का मतलब होता है बड़ा, यानी क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता है, इनका आकार जब विलयन में घोलने से पहले आकार बहुत बड़ा होता है, परंतु जैसे आप इनको विलायक या प्रक्षेपण माध्यम में डालते हो तो इनके अणु आपस में क्या हो जाते हैं, जो घुल जाते हैं। इनके जैसे आपने इसको डाला तो ये कण क्या हो जाएगा, घुलकर
कोलाइडी कणों के समान आकार ग्रहण कर लेता है और इस तरह से वैध आणविक कोलाइड का निर्माण करता है, जिसमें जिलेटिन वगैरह आ जाती है। और तीसरा है संगुणित या सहचर्य कोलाइड। ये क्या होते हैं? एक विशेष प्रकार के कोलाइड होते हैं। तो इनकी परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जिनको अगर आप विलयन में डालते हो तो इनकी अगर मात्रा कम है तो कम मात्रा पर तो ये क्या है कि विद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं, परंतु एक निश्चित सांद्रता से ऊपर इनके अणु क्या हो जाते हैं? गुच्छित हो जाते हैं, और गुच्छित होकर क्या है कि एक पिंजरनुमा संरचना बनाते हैं। उस प्रकार के पिंजरनुमा कोलाइड को अपन सहचर्य या समूहित कोलाइड कहते हैं, और इस पिंजरनुमा संरचना को अपन मिशेल कहते हैं। और इस संरचना का निर्माण एक निश्चित सांद्रता से ऊपर होता है, जिसे अपन कहते हैं क्रांतिक मिशेल सांद्रता या क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन कहते हैं। तो इस तरह से संगुणित कोलाइड की अपन बात कर लेते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जो साबुन वगैरह होते हैं वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, तो इनको अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो इस तरह से संगुणित या सहचर्य कोलाइड की अपन बात करेंगे, इसमें साबुन वगैरह आते हैं, और अब इनके बारे में डिटेल अपन अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।